हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर फिनिश किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग हमें कैसे करना होता है, प्लानिंग के टाइप्स क्या होते हैं, प्लानिंग का प्रोसीजर क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है ऑर्गेनाइजिंग। देखो, सिचुएशन कैसा होता है कि जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो प्लानिंग को हमें इम्प्लीमेंट भी करना होता है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जरूरत होती है लोगों की। क्योंकि हम प्लानिंग इंप्लीमेंट कब करेंगे, मतलब प्लानिंग को हम अप्लाई कब करेंगे, कब उसका यूज करके अपना काम निकलवाएंगे, जब हमारे पास लोग होंगे। जैसे मैंने प्लानिंग कर लिया कि मुझे कहीं जाना है, पर क्या करना है, वहां पे कैसे करना है, उसके लिए मेरे पास लोगों का होना जरूरी है। अदरवाइज वो प्लानिंग सिर्फ किताबों में रह जाएगी, राइट। तो वही इसीलिए हमें ये चैप्टर समझना है कि ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और वन बाय वन करके सारी चीजों को समझेंगे। ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं, यहाँ पे जो भी चीजें लिखी है मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से सुनना। इट मे बी पॉसिबल कि नोट्स थोड़े ज्यादा होंगे, बट जो भी चीजें होंगी सब आपके काम, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अनवांटेड थिंग्स होंगी। और जहां पे अननेसेसरी है मैं वो हटा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। जो जो चीजें टिक करूंगा उसको दिमाग में रखते जाना है और कहानी को समझते जाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द गोल ऑफ द बाय ऑर्गेनाइजेशन इज सेट बाय प्लानिंग। यहाँ पे याद रखना है, द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेट बाय द प्लानिंग। यहाँ पे गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाय नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेट बाय प्लानिंग। पहली लाइन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, दैट सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे बात को समझो कि कंपनी का जो गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, वो सेट कौन करता है। याद रखना है कि जो गोल है वो सेट कौन करता है, प्लानिंग। जो हमने प्रीवियस क्लास में डिसाइड किया था कि हमें क्या अचीव करना है, उसके लिए हमने अलग अलग टाइप्स की प्लानिंग स्टडी किया था, राइट। तो उसमें वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन प्लानिंग बट ऑल्सो ऑन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। मैंने क्या बोला कि सिर्फ हमने प्लानिंग कर लिया है वो काफी नहीं है, उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन भी अननेसेसरी है। अदरवाइज आपका जो प्लानिंग है वो सिर्फ कागजों में रह जाएगा, किताबों में बंद हो जाएगा, राइट। तो याद रखना है कि जो सक्सेस होता है, किसी भी बिजनेस का सक्सेस होता है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि तुमने प्लानिंग अच्छे से कर लिया है, बट सक्सेस डिपेंड करता है कि हाउ यू इंप्लीमेंटेड द प्लानिंग यू हैव मेड, राइट। सो रिमेंबर कि हमने इंप्लीमेंटेशन कैसे किया, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म टू इनेबल इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको इसे ब्रैकेट में कर देता ताकि आपको याद रहे कि ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको आपको याद रखना है। क्या लिखा है? द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये क्या है? फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब काम कैसे करना है उसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कलर ले लेता हूं। हाँ, फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म टू इनेबल इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। हम लोगों ने क्यों किया, क्या किया, इसको हमने फॉर्म किया। क्यों फॉर्म किया है? टू इनेबल इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी जो हमारे पास प्लानिंग है उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, एंड दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। when more than one persons are working towards। अब याद रखना है कि ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली आता ही क्यों है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि अपने काम को कैसे करना उसके बारे में प्रॉपर वे में डिसाइड करना है, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको क्या काम करना है वो चेक करना है, वर्क का डिवीजन करना है। ये सारी चीजें हमें जरूरत कब पड़ने वाली है? जरूरत तब पड़ेगी व्हेन वी आर वर्किंग विथ मोर देन वन पर्सन। याद रखना है, व्हेन वी आर हैविंग मोर देन वन पर्सन एट दैट टाइम, राइट, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल। तो याद रखना है, मेन पॉइंट आपका क्या है कि जब आपके पास एक से ज्यादा लोग हैं, उसी केस में आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ने वाली है, यानी ऑर्गेनाइजिंग वर्क की जरूरत पड़ने वाली है। The success and goal achievement of any unit or any work depends on proper division of work, distribution of authority, responsibility, delegation of authority among the employees। याद रखना है कि जो हमारा बिजनेस का सक्सेस है या गोल है, जो हमारा अचीवमेंट है, हमें जो भी अचीव करना है, वो डिपेंड किस पे करता है कि हमने वर्क का डिवीजन कैसे किया है, ठीक है। हमने अथॉरिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अथॉरिटी हो गया या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, ये अथॉरिटी को हमने डेलीगेट कैसे किया, किसको किसको क्या वर्क दिया है, किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है एम्प्लॉयज के बारे में। तो ध्यान से समझना कि हमारे वर्कर्स के बीच में अगर हम वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, अथॉरिटी का डेलीगेशन नहीं दे रहे हैं, तो हमारे बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। और यही सारा जब हम काम करना स्टार्ट कर देते तो यही हमारा क्या बन जाता है? यही हमारा बन जाता है ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर इतना? द ऑब्जेक्टिव which are determined at the time of formation of organizing process are methodically applied and for the same organizing is inevitable। याद रखना है कि
द ऑब्जेक्टिव विच आर डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी जब हम लोगों ने वर्क स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो हमने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया था, राइट, उस ऑब्जेक्ट को अप्लाई करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग इज इनएविटेबल, मतलब इसको हम नकार नहीं सकते। जैसे वो थानोस बोलता है ना, आई एम इनएविटेबल, मतलब मैं इनएविटेबल हूं, मुझे कोई नकार नहीं सकता। वही है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजिंग को भी आप साइड में ऐसे नहीं कर सकते कि उसको साइड कर दो, ठीक है। हेंस इट इज सेड दैट प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। हाँ, ये लाइन आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि जो प्लानिंग होता है हमारा वो क्या है? प्लानिंग जो है, प्लानिंग इज ब्रेन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये आपको याद रखना है। जो प्लानिंग है वो ब्रेन है, और कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक सॉल है, आत्मा है, ठीक है। लेकिन इन आत्मा और दिमाग को चलाने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ने वाली एक शरीर की। सो ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स बॉडी। क्लियर इतना? तो याद रखना, तीन चीजें हैं इसमें। प्लानिंग जो है इट इज अ ब्रेन, प्लानिंग क्या है? ब्रेन है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है? सॉल, ओके। एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी। ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेना बुक में, या तो ऐसे लिख लेना, प्लानिंग जो ब्रेन है, कोऑर्डिनेशन सॉल है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बॉडी है। जैसा मैंने कहा कि हमें प्लानिंग करके डिसाइड करना पड़ता है हमें क्या अचीव करना है, तो वो दिमाग का काम है, राइट। फिर उस दिमाग को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली शरीर की। पता, जो दिमाग हमारा वर्क डिसाइड कर चुका है उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, राइट। जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया है, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने तुम्हें अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे ना, और हाथ पांव यहाँ पे क्या है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे इंप्लॉइज है। क्लियर इतना? तो ये इंट्रोडक्शन हमें क्या एक्सप्लेन करता है? इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन ये करता है कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन याद रखना है कि हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है हमें उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन ये कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है? आपने बोल दिया सर कि प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के, प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने का मतलब ये हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि किसको कैसे काम करना है, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसको जवाब देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करना पड़ता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्गेनाइजिंग। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो भी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारी चीजें आपको आंसर्स में काम आएंगी। दैट्स वाई यहाँ पे मैं डिटेल में बता रहा, अदरवाइज मैं भी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, विदाउट बुक के भी वो हो जाएगा फटाफट। लेकिन ये चीजें हैं जो आपको काम आएंगी, वन टाइम स्टडी करना है और सारी चीजें माइंड में रखनी है, कहानी इसको अच्छे समझना है, जो स्टोरीज होती है। अब यहाँ पे हम मीनिंग की बात करते हैं कि मीनिंग क्या है इसका, किसका? ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग की अगर मीनिंग की बात करते हैं, जनरल वर्ड्स की बात करते हैं, जो जनरल वर्ड्स में होता है द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। अभी पढ़ा ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे रखना, याद रखना है द स्ट्रक्चर फॉर्म इन ऑर्डर टू इनेबल डेलीगेशन। क्या याद रखना है? ये इनेबल करेगा, क्या इनेबल करेगा? जो हमने ऊपर रीड किया था वही, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसको देगा ये? टुवर्ड्स द पीपल एक्टिवली इंगेज फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि जो जो लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी याद रखना है, कॉमन गोल के लिए काम करें, उन लोगों के बीच में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन करना है, और इसी को क्या बोलते हैं? हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। क्लियर है? ये जनरल वर्ड्स में है। लेकिन डेफिनेशन की बात करें तो दो डेफिनेशन यहाँ पे ऐड है, एक है एज पर चेस्टर आई बर्नार्ड और एक है एज पर लुई एलन। तो सबसे पहले चेस्टर आई बर्नार्ड ने क्या बोला था वो देख लेते हैं। द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कोऑपरेशन ऑफ टू और मोर पीपल एंड देयर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। याद रखना है, द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय कोऑपरेशन ऑफ टू और मोर पीपल। जो डेफिनेशन में मैंने, जो इंट्रोडक्शन मैंने एक्सप्लेन किया कि जब दो या उससे ज्यादा लोग होंगे तभी हमें जरूरत पड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन की, यानी तभी जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजिंग की। जब दो या उससे ज्यादा लोग होंगे तब हमें चाहिए होगा उन लोगों से कॉपरेशन। हमें क्या चाहिए होगा? उन लोगों से कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और जहां पे जब हमें कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन की जरूरत पड़ने वाली तो उसी एक्टिविटी को हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनाइजिंग बोल देंगे। ये डेफिनेशन दिया था चेस्टर आई बर्नार्ड ने। लेकिन एज पर लुई एलन ने, जो इनका डेफिनेशन है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, और थोड़ा देखो लेंदी है बट स्टिल इन्होंने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने देखो ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्लासिफाइंग द वर्क। इन्होंने पहले बोला कि एक प्रोसेस है। क्या? ये एक प्रोसेस है, इसमें हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई क्या क्लासिफाई करना है? वर्क टू बी परफॉर्म्ड। देखो जैसे मैं डेफिनेशंस बोल रहा हूँ वैसे ही याद रखो। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस में हमें करना क्या? आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई, क्या क्लासिफाई करना है? वर्क टू बी परफॉर्म्ड। देन डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि उसके बाद क्या करना है? डेलीगेट करना है। क्या डेलीगेट करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डेलीगेट करना है। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप,
उसके बाद जब हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो उसके बाद हम रिलेशनशिप डिसाइड करेंगे, यानी कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है रिलेशनशिप, याद रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल, याद रखना है व्हाई, फॉर द पर्पज ऑफ enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। क्लियर है इतना? तो इन्होंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्या बोला इन्होंने, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस है जहां पे हमें क्या काम करना है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना है। उसके बाद हमारे पास जो भी वर्क है उसको हमें क्या करना है, डेलीगेट करना, यानी कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डेलीगेट करना है। और जिन जिन लोगों के बीच में हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। और ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश क्यों करना है, सो दैट वी कैन अचीव द वर्क मोर इफेक्टिवली। क्लियर है इतना, समझ में? और इसी पूरे काम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो ये डेफिनेशन दिया था एज पर लुई एलन ने, और यही डेफिनेशन तुम लोगों को याद रखना है। ओके, अभी बात करते हैं कंसेप्ट की। अभी ये यहाँ था डेफिनेशन, अभी थोड़ा चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर, यानी इसको पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट रहने ही देते हैं क्योंकि तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा में आ गया। सीधा भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो उसके पहले यहाँ पे एक बात को समझो, ये देखो, ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, यहां से यहां तक, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग द कंसेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसा मैंने कहा मोर देन वन पीपल, तो याद रखना है ऑर्गेनाइजिंग की जब बात होगी तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे मोर देन टू पीपल्स होंगे, राइट। वेयर टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर, द स्ट्रक्चर फॉर द वर्क अकम्प्लिशमेंट इन एन इफेक्टिव मैनर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। और इसको क्या बोलते हैं कि जब दो या उससे ज्यादा लोग होंगे तो एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है सो दैट वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव क्लियरली, ओके, इफेक्टिवली। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अरेंजमेंट, इसीलिए इसको हम एक वर्ड और यूज करते हैं अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे अरेंज ही तो कर रहे हैं ना, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये जो तुम्हारा कंसेप्ट में है इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, टिक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखो, जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में हमें लोगों के बीच में काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। हमें डेलीगेट करना है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो डेलीगेट करना है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करना ही क्यों है, फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द गोल। याद रखना है ये सब हमें करना क्यों है, फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द गोल। क्लियर है इतना? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। यानी जो भी हम काम करने वाले हैं उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो ये है कि हमारे जो बिजनेस का गोल है उसको हम अचीव कर सके। इन द बिजनेस यूनिट द मेन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज अ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स और सब गोल्स आर आल्सो डिटरमाइंड। तो याद रखना है किसी भी बिजनेस में तीन तरह के गोल होते हैं। क्या? किसी भी बिजनेस में तीन तरह के गोल होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट गोल, डिपार्टमेंटल गोल, फिर एक होता है सब गोल्स, यानी डिपार्टमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे और गोल्स बनते हैं। फिर उसी के बेस पे हमारे पास जो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, रुक जाओ। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारे कंपनी के बड़े ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टॉप लेवल। ध्यान से सुनना, ये टॉप लेवल वाले अपना डिसाइड करेंगे। उसके बाद आएगा डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल कौन डिसाइड करेगा, ये मिडिल लेवल वाले करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब गोल्स, यानी मिडिल लेवल के गोल्स को अचीव करने के लिए लोअर लेवल वाले भी कुछ वर्क डिसाइड करते हैं। यानी इस तरह से टोटल कितने गोल्स हो गए, तीन गोल्स हो गए हैं। क्या? पहला है मेन ऑब्जेक्टिव, दूसरा है डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है सब गोल्स। क्लियर इतना? याद रखना है इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। क्या गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है? ऑर्गेनाइजिंग। क्यों? क्योंकि हमें करना ही क्यों है, फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द गोल। और बिजनेस में तीन टाइप्स के गोल होते हैं। In addition to that, there are also the individual goals of the employees। देखो, ये मैंने कहा लोअर लेवल का एम्प्लॉइज है गोल्स अचीव करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल जो होते हैं, यानी जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनके अपने खुद के भी गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉय। सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस में वर्क करता है, कोई भी बिजनेस में किसी भी कंपनी में काम करता है, तो उसका अपना भी टारगेट होता है कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अपनी सैलरी इंक्रीज करनी है, मुझे अच्छे पोजीशन पे जाना है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि एम्प्लॉइज के अपने खुद के इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं। Hence, organization is a linear structure that coordinated with the goals of business, departmental goals and goals of the employee. That's why इसको क्या बोला गया, linear structure बोला। क्या बोला गया इसको? linear structure। Organizing क्या है? एक तरह का linear structure है जो क्या करेगा, जो बिजनेस के गोल के साथ साथ एम्प्लॉइज के गोल की भी बात करता है। गोल ऑफ द बिजनेस, डिपार्टमेंटल गोल्स एंड एम्प्लॉइज गोल। जैसा मैंने बोला, ये देखो,
ठीक है। मैंने क्या बोला, टॉप लेवल, बॉटम लेवल एंड मिडल लेवल। तो टॉप लेवल वाले के लिए मैंने क्या बोला कि मेन गोल जो होगा, ठीक है, मेन गोल। उसके बाद हम लोगों ने क्या नाम दिया, डिपार्टमेंटल गोल। उसके बाद क्या नाम दिया हमने, हमने नाम दिया सब गोल्स। और सब गोल्स में ही इंप्लॉइज के गोल भी इंक्लूड हो जाते हैं, वो लोग अपने लिए भी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। क्लियर इतना? तो किसी भी तरह, किसी भी बिजनेस में इसी तरह से काम होता है, 3 गोल्स डिसाइड होते हैं। हेंस इट कैन बी आल्सो रेफर्ड एज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। और दैट्स वाई जब ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया, एक बात समझ में आ गई कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। क्लियर है इतना? क्लियर है सभी को समझ में आया? देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, जिसके अंदर मैंने कहा कि भाई फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द गोल के लिए होता है, मतलब कि मेन टारगेट ही क्या होता है, जो हमारे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है। और जो गोल की बात होती है वो 3 तरह के हो सकते हैं, मेन, डिपार्टमेंट और सब गोल्स। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई इंप्लॉइज के इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं, राइट। अब इन सभी गोल्स का एक सीरीज होता है, पहले कंपनी का गोल, फिर डिपार्टमेंट का गोल, सब गोल्स, राइट। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको लीनियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लियर इतना? और ये सारी बातों से एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई जो ऑर्गेनाइजिंग वो क्या, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नंबर 2 है प्लानिंग बेस्ड। अब देखो, जैसा मैंने कहा कि सबसे हमें पहले प्लान करना होगा कि हमें अचीव क्या करना है। जो इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम अपने लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। तो जो हम लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किया है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इंप्लीमेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली ऑर्गेनाइजिंग की। दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ड यूज किया है प्लानिंग बेस्ड। याद रखना है, प्लानिंग बेस्ड क्यों बोला है, क्योंकि उसको अचीव करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है ऑर्गेनाइजिंग की, यानी अरेंजमेंट करना पड़ेगा लोगों का। क्लियर है इतना? अब एक बार रीड कर लेते हैं क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द प्लानिंग। याद रखना है कि जो हमारा प्लानिंग है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कहाँ डिसाइड हुआ था, प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने डिसाइड कर लिया था, राइट। वो जैसे भी हमने डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़नी है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ने वाली है, या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी के बेस पर डिसाइड होता है। Hence, before organizing, it is necessary to have a proper plan. जैसा मैंने बोला, it is necessary to have a proper planning before organization. The structure of any unit is based on its future implementation of plan. और बिजनेस में जो भी स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड कैसे होता है, एज पर द प्लान डिसाइड होता है कि प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है। हेंस इट कैन बी सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग। दैट्स व्हाई क्लियरली बोल दिया कि भाई ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। तो इस पैराग्राफ में यानी इस टॉपिक में हमें क्या समझ में आया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो किसके बेस पर बनता है, प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव के बेस पर बनता है। और अगर प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव के बेस पर बनता है, इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के ही बेस पे जिसको इंप्लीमेंट करना होगा उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की। क्लियर है इतना? समझ में? ये 3 बातें इसमें बोली है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि जो हमें गोल अचीव करना है उस गोल के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली लोगों की, ठीक है, हमें जरूरत पड़ने वाली इंप्लॉइज की, हमें जरूरत पड़ने वाली वर्कर्स की। तो इन इंप्लॉइज और वर्कर्स को काम देने के लिए पहले हमें अथॉरिटी भी देना पड़ेगा और उसके साथ हमें रिस्पांसिबिलिटी भी देना पड़ता है। तो समझते हैं इसमें क्या है। The people working towards achievement of a common goal are allotted work as per their capabilities and their skill. याद रखना है कि जो लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं towards the achievement of a common goal, यानी कि जो हमारा गोल है उसके लिए जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, towards achievement ऑफ अ कॉमन गोल आर अलोटेड वर्क, उनको क्या करना है, वर्क अलोट करना है। और ये वर्क कैसे अलोट करना होता है, याद रखना है उनकी कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स के बेस पे। किसके बेस पे? उनकी कैपेबिलिटीज एंड स्किल के बेस पे हम अलोट करते हैं। ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी को भी उठा के दे देंगे, नहीं नहीं नहीं, हम पता करते हैं भाई कौन सा इंप्लॉइज कैसा है, क्या काम कर सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, स्किल, एक्सपीरियंस के बेस पे हम उसको देंगे। एट द सेम टाइम सच पर्सन इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर अथॉरिटी, और साथ ही साथ जिस अगर हमने उसको काम दिया है तो उसकी अथॉरिटी के बारे में भी हमें बताना जरूरी, इन्फॉर्म अबाउट देयर अथॉरिटी, पता होना जरूरी है भाई क्या क्या उसके पास राइट है, क्या क्या अधिकार है, ठीक है। हेंस ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी। दैट्स व्हाई हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ये क्या है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग द पीपल, यानी जो उसे अथॉरिटी मिला है, जो उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, उसके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। ये कौन क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है इतना? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट हमारा गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखो रिवाइज करते जाएंगे जिससे दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नंबर 2 क्या था, प्लानिंग बेस्ड। याद रखना है फर्स्ट पॉइंट क्या था, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नंबर 2 था प्लानिंग बेस्ड। नंबर 3 था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। क्लियर है? यानी गोल्स को अचीव करने के लिए हमें वर्कर्स को जो वर्क है उनको अलॉट करना पड़ता है, और वो वर्क कैसे अलॉट करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज और स्किल्स के बेसिस पे। क्लियर है इतना? और उसी टाइम पे हमें इन्फॉर्म भी करना होता है भाई तुम्हारी अथॉरिटी भी क्या है। और इसका मतलब ये हुआ
कि जो ऑर्गेनाइजिंग है क्या, बेसिकली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने वाला काम है, स्ट्रक्चर है। क्लियर है इतना? उसके बाद नंबर 4 है इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। अभी बात को समझो, हमने जो प्लानिंग किया था, प्लानिंग तो हमने अपने बेस पे कर लिया, हमने किसी से पूछा नहीं, जो कंपनी के टॉप लेवल के उन लोगों ने प्लानिंग कर लिया। लेकिन इस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, क्या करना है, इस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली ह्यूमंस की, यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो मुझे जरूरत पड़ने वाली लोगों की, ठीक है, अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ने वाली अपने काम को अचीव करने के लिए। और ये अपने अगर अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, ये ह्यूमंस आ गए ना, लोग आ गए ना, इसीलिए बोला गया है कि इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, यानी हमें लोगों को भी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बींग्स आर एट द सेंटर। याद रखना है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटर पर होते हैं, यानी जब भी ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड होगा तो ह्यूमन बींग्स को दिमाग में रखना जरूरी है। The success of any organization is dependent on the people who are working in it. याद रखना है, किसी भी बिजनेस का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि वहां पे कैसे लोग काम करें, डिपेंडेंट ऑन द पीपल हु आर वर्किंग। क्लियर है इतना, कि कैसे लोग वहां पर काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। Hence, for effective organizational structure, effective human relations established is necessary. इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन स्टेब्लिशमेंट इज नेसेसरी। तो याद रखना है, और इसी वजह से बोल दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्टिव हो, उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली ह्यूमन रिलेशंस को अच्छे से स्टेब्लिश करना है। क्लियर है? दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। तो 3 वर्ड याद रखना है, ह्यूमन बीइंग सेंटर पे होते हैं। याद रखना क्या, ह्यूमन बीइंग सेंटर पे होता है। जो सक्सेस होता है डिपेंड करता है किससे, जो लोग वहां पर काम कर, डिपेंड ऑन द पीपल हु आर वर्किंग इट। क्लियर है? यही 2 वर्ड आपके मेन है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, चेंज कर सकते हैं। चेंज क्यों कर सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि जिसको हमने काम दिया हो वो अब दूसरा काम करने के लिए चला गया हो, तो हमें अब किसी और का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, या सिचुएशन चेंज होगा, वो काम की जरूरत नहीं तो उसको कहीं और लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्लियर है इतना? व्हेन वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म देयर आर चेंजेस, देयर आर चांसेस फॉर चेंज इन द सेम। क्लियर? याद रखना है कि अगर एक बार बना लिया, ऐसा नहीं कि रिजिड होगा, एक बार बना लिया तो बना ली, पत्थर की लकीर है, पत्थर टूट सकती है लेकिन लकीर नहीं मिट सकती, ऐसा नहीं है। when once the organization is formed there are chances for changes, यानी कि जब हमें मौका मिलेगा, जैसे जरूरत पड़ने वाली है वैसे हम चेंज भी कर देंगे। suitable changes can be made according to the changing circumstances or a situation, यानी जो भी हमें लगेगा suitable changes करना होगा, और कैसे करना होगा, as per the changing circumstances or situations, यानी जैसी situations होंगी उसके according हमें suitable change भी करना पड़ेगा। The changes or variation can be made when there are major changes in the business like environment, technological advancement और new discoveries। जैसा मैंने कहा कि कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो टेक्नोलॉजी आ गया तो मान लो जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आता उसको हटा के बोलेंगे भाई तुम काम कर लो, तब तक तुम सीख लो, राइट? तो ये क्या किया हम लोगों ने, चेंज किया कि नहीं किया? दैट्स व्हाई बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या चेंजेबल है, चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। क्लियर इतना? और वो फ्लेक्सिबल कैसे करना होगा, डिपेंड करता है हमारे कंपनी का सिचुएशन कैसा, सर्कमस्टेंस कैसा है, उसके बेस पर हमें सुटेबल चेंज करना पड़ेगा। और वो जो चेंजेस होते हैं वो कुछ भी हो सकता है, लाइक एनवायरमेंट में चेंज हो गया, ठीक है, कंपनी के टेक्नोलॉजिकल में चेंज हो गया, या कोई न्यू डिस्कवरी हो गई है, तो किसी भी रीजन से चेंज हो सकता है। ये तो 3 छोटे छोटे एग्जांपल दिए गए हैं। क्लियर है इतना? अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ऊपर वाले डेफिनेशंस में रेडी किया था कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही क्या है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना बिटवीन द ह्यूमंस, राइट? तो यहाँ पे इसीलिए बोल दिया है द ऑर्गेनाइजिंग स्टेब्लिशेस इंटर रिलेशनशिप अमंग वर्क, पोजीशन और डिवीजन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। क्या डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इट क्रिएट्स इंटर रिलेशनशिप। याद रखना है क्या करता है, इट क्रिएट्स और establishes इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में, among वर्क, पोजीशंस एंड डिविजन्स, तीनों के बीच में, वर्क के बीच में भी, पोजीशंस के बीच में भी और डिविजन्स के बीच में भी, यानी सभी के बीच में क्या करता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इट गिव्स क्लेरिफिकेशन अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ वन वर्क विद द अदर वर्क एंड वन डिवीजन विद द अदर डिवीजन, यानी ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है, क्लेरिफिकेशन देता है रिलेशनशिप का कि एक काम का दूसरे काम के साथ क्या रिलेशन है, एक डिवीजन का, वन डिवीजन विद द अदर डिवीजन, एक डिवीजन का दूसरे डिवीजन के साथ क्या रिलेशन है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेस डिपार्टमेंट। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो क्रिएट किया जाएगा कि परचेस वाले परचेस करेंगे, फिर देंगे प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन वालों को जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे परचेस करेंगे। क्लियर इतना? यानी ये एक दूसरे के साथ काम करेंगे। क्लियर इतना? तो याद रखना है कि इट क्रिएट्स इंटर रिलेशनशिप अमंग वर्क, पोजीशन एंड डिविजन्स, राइट? give clarification of one work with the other work, one division with the other division. क्लियर इतना? नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कैसे होगा, देखो यहाँ पे
मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे हमने काम किसको दिया है, हमने काम दिया है ह्यूमंस को, इंसानों को। और जो इंसान होता है वो चंचल होता है, ठीक है, चंचल का मतलब मन उसका बहुत भटक जाता है। दैट्स वाई हमें उसको मॉनिटर करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, जरूरत पड़ेगी तो देखो कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है, बिना कोऑर्डिनेशन के तो पॉसिबल ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे बोल दिया है कि मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये 3 वर्ड याद रखना है, तो तीनों के नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। क्या क्या याद रखना है कि मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, these are the basic requirements. What are these? These are the basic requirements whether the employee is performing his task as per the power and responsibilities assigned to him or not। हमें यही चेक करना है कि जो हमने काम दिया है वर्कर्स, जैसा मैंने बोला ना कि इंसान का जो मन होता है वो चंचल होता है, बदलते रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। इसीलिए हमें चेक करना है कि जो हमने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वेदर ही इज परफॉर्मिंग एज पर द पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू हिम और नॉट, यही चेक करना है। For such matters, provisions of monitoring and control are found in the organization। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे कंट्रोल करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, नहीं तो बदल देंगे। राइट, क्लियर है इतना? ये हमारा था नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज। सीधी सी बात है, मोर देन 1 पीपल, सॉरी मोर देन 2 पीपल। जब मोर देन 2 पीपल है मतलब क्या है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी बन गया कि नहीं? तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ हेडिंग समझना है कि ये भी ग्रुप एक्टिविटी है, और हेडिंग भी नहीं समझना है। डेफिनेशन में क्लियरली बोल दिया था कि व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल, राइट, मोर देन 2 पीपल, जहां पे 2 पीपल होंगे वहीं पे जरूरत पड़ेगी ना, और इसीलिए बोल दिया है 2 पीपल का मतलब ये हो गया है ग्रुप। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ग्रुप। तो याद रखना है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेनी पीपल वर्क टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। द ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स इफेक्टिव स्ट्रक्चर टू देम सो दैट द ग्रुप एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड प्रॉपर्ली। याद रखना है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेनी पीपल वर्क टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल। और ऑर्गेनाइजिंग का काम ही क्या है, उनको एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है, टू प्रोवाइड देम इफेक्टिव स्ट्रक्चर to them so that the group activity can be, और ये प्रोवाइड क्यों करना है, so that group activity can be conducted properly, यानी जो भी काम करना है वो एकदम अच्छे से हो सके। इसीलिए बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी भी है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी एक प्रॉपर वे में कंट्रोल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे देखो, organizing is a particular kind of control administrative structure in any business unit। rules controls are required in order to define relationship, the same is formed by the organizing। अब याद रखना है कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव की बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है जो कामकाज हो रहा है उसको। तो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, हम रूल्स बनाते हैं। ठीक है, हम बिजनेस यूनिट में क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप, कौन किसके पास जाएगा, कौन किससे बात करेगा, मतलब कौन किससे बात करेगा मतलब कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कौन किसके साथ काम करेगा, ये सारी चीजें हम डिसाइड कर लेते हैं। द सेम इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजिंग, और यही काम क्या हमें ऑर्गेनाइजिंग में भी करना पड़ता है। क्लियर इतना? दैट्स व्हाई बोला है कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर इतना? तो टोटल कितने पॉइंट्स है, टोटल 9 पॉइंट्स है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, मतलब एक बार मैं पॉइंट्स बोल देता, ध्यान से सुनना। नंबर वन में है गोल ओरिएंटेड। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद कैसे रखोगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया वही इंट्रोडक्शन आपको माइंड में रखना है। तो याद रखना है, पहला क्या है, हमारा पहला क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। पहला क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। दिमाग में रखना है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है वो किस बेस पर काम करता है, जो हमने प्लानिंग बनाया है, और प्लानिंग की बेस पे ही आगे डिसाइड होता है। दूसरा है प्लानिंग बेस्ड। देखो गोल ओरिएंटेड, गोल में मैंने प्लानिंग बड़ी यूज क्यों किया, कि प्लानिंग में ही हमें गोल डिसाइड करना होता है। अलग अलग गोल्स हम डिसाइड करते हैं, डिपार्टमेंट का अलग होगा, मेन गोल अलग होगा, सब गोल्स होंगे, उसी के बेस पे हमें काम करना होगा। दूसरा है प्लानिंग बेस्ड, तो प्लानिंग तो पहले आएगा, उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा। तीसरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही हमने प्लानिंग कर लिया क्या करना है, अब उसी के बेस पे हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना है। जब भी हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं तो हमें ह्यूमंस एलिमेंट को नहीं भूलना है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। क्लियर है इतना? याद रखना है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम करेंगे तो हमें ह्यूमंस को भूलना नहीं है, यानी इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। नंबर 5 क्या, फ्लेक्सिबल, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम ग्रुप में चेंजेस कर सकते हैं। नंबर 6 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, जब अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स को देख रहे हैं, तो वहां पे रिलेशनशिप तो होना ही है, जहां पे इंसान होंगे वहां पे क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। क्लियर है? सो याद रखना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। उसके बाद जब रिलेशनशिप बन गया तो प्रॉब्लम ये है, जहां पे रिलेशनशिप्स होते हैं वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग और कंट्रोल करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है लोगों के बीच में, ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी जो वर्क हमने दिया वही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर वे में अपने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा।
उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटीज। तो जो डेफिनेशन में रीड कर लिया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। लास्ट है कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो इस तरह से टोटल आपके 9 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी ऐसा डाउट है कि अगर मैं, या तुम चाहते हो कि मैं अपने टीचिंग के वे में चेंज करूं, मतलब जो भी सजेशंस हो वो आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो हाँ ना बुरा जो भी है वो सारी कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता उस चीज में, क्योंकि ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ह्यूमन एलिमेंट को आप कंसिडर करोगे और वहां से भी एक रिस्पॉन्स दोगे, और मैं भी यहाँ से आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।